आइज़क न्यूज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्राम, इससे पहले आप इस कहानी के 53 इक़सात सुन चुके हैं। अब किस 54 मुलाहिज़ा फरमाएं। बर्बादी के उस मुहिम मंजर में न ब्रीफ केस के बाकियात कहीं नजर आ रहे थे, न उसके खोलने वाले का पता था। बस कार से जरा दूर जूते और पाँव समेत झुलसी हुई पिंडली की एक हड्डी रेत पर पड़ी ये ऐलान कर रही थी कि नीली टोपी वाले का जिस्म धमाके के नतीजे में चीथड़ों में तकसीम होकर हर तरफ बिखर गया था। उस बदतरीन बारूदी धमाके के नतीजे में कुर्ब जवार से लोगों का उधर उबल पड़ने का कभी इम्कान मौजूद था। लिहाजा मैंने इंजन स्टार्ट किया और कार बंद रोड पर तेजी के साथ आगे बढ़ा दी। चंद सानियों की खाली और ज़हनी के बाद दिमाग काम करने के काबिल हुआ तो मुझे ये सोचकर ही फुरेरियां सी आ गईं कि मैंने जरा भी गफलत का मुजाहिरा किया होता तो इस वक्त मेरे बदन के चीतड़े खुद रू झाड़ियों की चिता में चल रहे होते। तुम जो सोच लेते हो वो होकर ही रहता है। सुल्तान शाह की आवाज़ सुनकर मैंने उसकी तरफ देखा तो चौंक पड़ा। उसका दाहिना रुखसार और कान बुरी तरह जख्मी था, जिससे खून बह रहा था। तुम जख्मी कैसे हो गए? मैंने हैरत से सवाल किया। बस धमाके के साथ ही कोई जलती हुई चीज हवा में उड़ती हुई दाहिनी कनपट्टी पर आकर लगी थी। उसने तकलीफ के एहसास से आ रही हौसला मंद लहजे में कहा, फिर हंसते हुए बोला, वो शायद कबूलियत की खड़ी थी। क्या तुम बारूदी धमाके के बजाय गुलाब के फूलों की बरसात के बारे में नहीं सोच सकते थे? सोचने से कुछ नहीं बनता सुल्तान शाह, मैंने गहरी संजीदगी के साथ जवाब दिया। गुलाब बरसते तो उनके कांटे शायद तुम इससे ज्यादा लहूलुहान कर देती। हर बात और काम का एक वक्त मुतय्यन है, होने वाली बात होकर रहती है और हम बस उसकी तावीलें सोचते रह जाते हैं। जो होता है बेहतर ही होता है। अब तो खुलकर जंग छिड़ गई है, उसने कदरे तवक्कुफ के बाद कहा। तस्वीर हम दोनों की मौजूदगी में दिन दहाड़े होटल में मार दिया गया। दूसरी तरफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने भी बारूदी ब्रीफ केस भेजकर तुम्हें ललकार दिया है, जबकि A2 की शख्सियत अभी तक राज में है। समझ में नहीं आता कि अब किस महाज पर जोर देना होगा। महाज तो अब एक ही रह गया है। मैंने सड़क पर नजर जमा कर तल्ख लहजे में कहा, लाइट्स कार्टेज गुंडों और बदमाशों का मस्कन बना हुआ है। वहां उनकी फौज पल रही है। हमें उस कले की ईंट से ईंट बजाना होगी। अपनी बड़ी मां को किस खाने में रखोगे? उसने आयतगी के साथ याद दिलाया। वो भी तो उसी कले में रह रही है। वहां और भी बहुत से बेगुनाह होंगे। बड़ी मां के बारे में यकीनन कुछ सोचना होगा। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, लेकिन ये न भूलो कि गेहूं के साथ घुन भी हमेशा पिसता आया है। 10-5 बेगुनाहों की फिक्र में सैकड़ों बदमाशों को ढील नहीं दी जा सकती। वो हंस पड़ा। पता नहीं क्यों मुझे एक बात याद आ गई। कहीं पढ़ा था कि दुनिया भर में एक कानूनी बुनियाद राइज है कि हर शख्स बेगुनाह है जब तक कि उसके खिलाफ जुर्म साबित न कर दिया जाए। और उसके बरक्स यूरोप के किसी मुल्क का कानून फलसफा सरासर मुख्तलिफ है, यानी हर शख्स मुजरिम है जब तक कि वो खुद को बेगुनाह साबित न करते। ये क्या बात हुई? मैंने खाली और ज़हनी के आलम में सवाल किया। ये तो सबसे बड़ी बात है। पहले निज़ाम में किसी को मुजरिम करार देना अदलिया की जिम्मेदारी है और दूसरे निज़ाम इंतजामिया किसी को भी पकड़कर जेल में ठोक सकती है। अब ये कैदी की जिम्मेदारी होगी कि वो अपनी बेगुनाही के लिए दलीलें और शवाहिद पेश करता फिरे या जेल में सड़ता रहे। ये मगरब की बातें हैं मेरे दोस्त, मैंने तल्ख लहजे में कहा। यहाँ हर कदम पर बुनियादी इंसानी हकूक का एहतराम किया जाता है। यहाँ हम एक अजीब मुआशरे में रह रहे हैं। जरदारों के लिए यहाँ पहला निज़ाम राज है और नादारों के लिए दूसरा, और मैं ना जरदार हूँ ना नादार। बड़ी माँ को बचाते हुए जो कुछ मुमकिन हुआ कर गुजरूंगा। इसका मतलब है कि तुम्हें तस्वीर की बातों पर पूरा यकीन आ गया। मुझे यकीन न करने की कोई वजह नजर नहीं आती, मैंने पुरख्याल लहजा में कहा। उसकी सच्चाई का सबसे बड़ा सबूत यह है कि जब उसने मुझसे मिलकर बैठने की कोशिश की तो उजलत में मार डाला गया। और तुम ये भी जान चुके हो कि तस्वीर के बकौल तुकीर कनाडा में है। इसमें शुबा करने का कोई सबब अगर जहन में आता हो तो जरूर बताओ। वो शख्स किस खाने में जाएगा जो पहले कराची में तुकीर के नाम से तुम्हारा मेहमान हुआ और अब तस्वीर के कत्ल से पहले तुम्हें होटल में नजर आया था? मेरी दानिश में तो अब वही हर मसले की कलीद है। वो बजाते खुद A2 हो या ना हो, उसका कोई कारिंदा एक खास जरूर है। फिर जिमी लॉयड और वीरा लॉयड यानी शुगर कोइन को तुम किस खाने में रखोगे? वो बात के मामलात हैं, मैंने उसके ख्यालात को लगाम देते हुए कहा। फिलहाल हमें सिक्योरिटी ऑफिसर और नाम निहाद तुकीर के मामलात से निपटना है। उसके बाद बाकी गिरें खुद ब खुद खुलती जाएगी। हालात ने इतनी तेजी के साथ पलटा खाया है कि अकल चकरा कर रह गई है। महीनों से एक राह बन रही थी और तुकीर A2 नजर आ रहा था, लेकिन जब तस्वीर पर हाथ डालने की नौबत आई तो अंदाजों का सारा महल रेत के घरौंदे की तरह नीचे आ रहा। अब हमें बहुत मोहतात रहना होगा। हम जाली तुकीर की निगाहों में आ चुके हैं और वो किसी पुरस्कार छलावे की तरह हमारी नजरों से ओझल है। वो बेखबरी में हम पर कहीं भी वार कर सकता है। सूरत हाल बहुत ज्यादा संगीन हो चुकी थी। मुहिम का एक बहुत बड़ा मरहला तय हो चुका था। तंजीम के हेडक्वार्टर की निशानदेही हो चुकी थी, लेकिन हम सरगना का सुराग खो चुके थे। जो मोहरे हमारी निगाहों में आ चुके थे उन पर हाथ डालने में हमारे लिए ज्यादा खतरात मुज़मर थे। सिक्योरिटी ऑफिसर या लाइट्स कार्टेज के किसी मकीन का इतलाफ तंजीम के लिए अफरादी कुव्वत के नुकसान पर
तो जरूर होता, लेकिन मजमूई तौर पर उसे कोई काबिल जिक्र नुकसान हरगिज न पहुंचता। और अब मैं ऐसी किसी बेमकसद तबाज़माई के लिए तैयार नहीं था। तुम किस तशवीश में मुब्तला हो गए हो? खासी देर के बाद सुल्तान शाह ने मेरे तफक्कुर आमेज रवैये पर टोक ही दिया। जहन काम नहीं कर रहा, समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए, मैंने उलझन अमेज लहजे में कहा। हालांकि सब कुछ सामने है। उसके लहजे में भी मायूसी नुमाया थी। पहले सिर्फ सुनता ही रहा था कि बड़ी बड़ी मुजरमाना तंजीमों के सरबराह और ऊपर वाले लोग खुले बंदों पहचाने जाते हैं, लेकिन उन पर हाथ डालना नामुमकिन होता है। और अब इस तजुर्बे से भी गुजर रहा हूँ। ऐसा मालूम हो रहा है जैसे हम भूल भलियों में फंस गए हों। रास्ते हर तरफ मौजूद हैं, लेकिन यह फैसला करना दुश्वार है कि कौन सा रास्ता मंजिल की तरफ रहनुमाई करेगा। शायद तस्वीर की नागहानी मौत ने मेरा दिमाग माउफ करके रख दिया है। हम किसी शराब के पीछे भागकर अपना वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। जो सामने है उसी से इब्तिदा करना होगी, मैंने तनकीद तलब लहजे में सुल्तान शाह से कहा। जो सामने है उसी से इब्तिदा करना होगी। जाहिर है लाइट्स कॉटेज में तस्वीर के अलावा वही अहम तरीन आदमी है, लेकिन एक बात मेरे जहन में कुछ कचोके लगा रही है। उसने झिझकते हुए कहा, उस गुमनाम शख्स ने तस्वीर को क्यों हलाक किया? मेरा हौसला अफजा रद्द-ए-अमल देखकर उसने अपने दिल की बात कह डाली। उसने तुम्हें हटाकर तस्वीर को क्यों कत्ल किया? अगर उसे तस्वीर से अफशाए राज का ही डर था तो उसके सामने बराह रास्त तुम पर वार करके एक तीर से दो शिकार कर सकता था। तुमसे निजात मिल जाती और तुम्हारा हशर देखकर तस्वीर भी खौफसदा हो जाता, लेकिन उसने तुम्हें छोड़ दिया। बड़ी आसान सी बात है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। अगर वो पिस्तौल वगैरह की किस्म का कोई आछी हथियार इस्तेमाल करता तो उसका रंगे हाथों पकड़ा जाना यकीनी था। चाहे तुमने उसके तरीका वारदात पर गौर नहीं किया। उसने करीब आकर तस्वीर को किसी सरीउल असर जहर का निशाना बनाया था। वो मेरा रुख करता तो मैं उसे पहचानते ही न सिर्फ होशियार हो जाता बल्कि मुजामत के साथ उस पर हाथ डालने की कोशिश भी कर गुजरता। लेकिन तस्वीर के लिए वो अजनबी था, क्योंकि तस्वीर ने भी खिड़की में से उसकी झलक देखी थी, मगर उसने किसी रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया, बल्कि मुझे रोकने की कोशिश की थी। मेरे उठने के बाद वो अगबी रास्ते से अंदर घुसा और कोई बात करने की बजाय उसने तस्वीर को जहर दे डाला। अगर तुम बर वक्त वहां ना पहुंचते तो शायद उसे बौखलाकर फरार भी ना होना पड़ता। अपनी कार्रवाई करके वो इत्मीनान से लौट जाता और किसी को वहां कत्ल के इर्तिकाब का शुबा भी ना हो पाता। बात समझ में आती है, उसने सर हिलाते हुए कहा। इस तरीकाकार से वो तुम्हें जेर नहीं कर सकता था, और उसके हाथों तस्वीर के सफाकाना कत्ल ने यह बात साबित कर दी थी कि तुम्हारे दोनों भाई उन मामलात में इस हद तक मुलव्विस नहीं थे जितना तुम समझ रहे थे। लेकिन तस्वीर यकीनन बहुत कुछ जानता था, उस वजह से मार डाला गया। आहिस्ता आहिस्ता मेरा जहन किसी राह पर चलने लगा है। मैंने पुरख्याल लहजे में कहा, हो सकता है कि इस तरह हम जल्द ही कोई बड़ी कामयाबी हासिल कर सके। वो क्या? उसने दिलचस्पी लेते हुए सवाल किया। तुम्हें यह मालूम करना है कि तस्वीर का जनाजा कब उठाया जाएगा। ओह, मेरी तजवीज़ पर उसकी आंखें चमक लगी। वाकई ये जबरदस्त तरकीब होगी। जनाजे के जुलूस में शायद खासे अहम लोग शरीक होंगे। तुम्हारे मिजाज में उजलत भरी हुई है, मैंने अफसुर्दा मुस्कुराहट के साथ कहा। सबसे पहली बात तो यह है कि तस्वीर की मौत पुरस्रार हालात में खुले बंदों वाक़ हुई है। फिलहाल तो लाश पुलिस की तहवील में होगी। हो सकता है कि पोस्टमार्टम के बाद भी लाइट्स कॉटेज वाले लाश के दावेदार बनकर सामने ना आए। उन्हें सामने आना ही पड़ेगा। लाइट्स कॉटेज से बाहर भी तस्वीर के जानने वालों का कोई हल्का रहा होगा, और शायद सब ही जानते हों कि वो लाइट्स कॉटेज का स्टेट मैनेजर है। कत्ल के वक्त होटल की पार्किंग लॉट में उसका ड्राइवर गाड़ी समेत मौजूद था। उसने जिस अंदाज में होटल के दरबान को टिप दी थी और जिस शनासाई के अंदाज में तस्वीर का वहां खैर मकदम किया गया था, उससे जाहिर होता था कि वो वहां अजनबी नहीं था। कुछ इंतजार के बाद ही सही सूरत हाल सामने आ सकेगी। मैंने उकताए हुए लहजे में कहा, मैं आराम करना चाहता हूँ। तुम खोज निकालने की कोशिश करो कि इस वारदात के बारे में पुलिस और लाइट्स कॉटेज वालों का क्या रवैया है। तस्वीर की तस्वीन किस की तरफ से की जाएगी, मैं इसमें जरूर शिरकत करना चाहूंगा। बाकी फैसले बाद में किए जाएंगे, ठीक है? उसने सर झुकाकर कहा। मैं फौरन ही काम शुरू कर रहा हूँ। मैं खामोशी से मसहरे पर पड़ा उसे तैयार होते देखता रहा और फिर वो चला गया। उस वक्त मेरा दिल भारी हो रहा था। सुल्तान शाह की मौजूदगी में मैंने खुद पर काबू पाया हुआ था। उसके जाते ही मेरी आंखें नमनाक होने लगी और धुंधलाई हुई बसारत में माजी की झलकियां सी कूदने लगी। मैं बोझल दिल के साथ काफी देर तक यूं ही बिस्तर पर पड़ा रहा। फिर शायद आंसुओं की बरसात से दिल में भड़कती हुई जज्बात की आग कुछ सर्द हुई तो मैंने महसूस किया कि मैं अपना वक्त ज़ाया कर रहा था। उस वक्त लोहा गर्म था और मेरी लगाई हुई कोई भी ज़र्ब खासे अच्छे नताइज फराहम कर सकती थी। शुगर किंग कॉलिंग फॉर एसओ ओवर। मैंने ऑपरेटर्स ऑन करके मजबूत लहजे में पैगाम नशर किया, एसओ रिसीविंग। दूसरी तरफ से महज चंद सानियों के तवक्कुफ के बाद मुतजस्सिसाना आवाज़ उभरी, तुम अपने नाम से क्यों नहीं कॉल करते? अब तुम मेरे लिए अजनबी तो नहीं रहे हो। ओवर। लोग बरसों साथ रहकर भी अजनबियों की तरह जिंदगी गुजार देती हैं। फिर मेरी और तुम्हारी आशनाई तो बहुत मुख्तसर सी है, इसीलिए तुमसे तुम्हारी हवालों से बात करना अच्छा लगता है। ओवर। मैंने तल्ख लहजे में कहा, जली कटी बातें कर रहे हो। खैर ये बताओ कि रकम मिल गई तुम्हें? ओवर। ना मिली होती तो तुमसे पहली शिकायत इसी बारे में करता। क्या तुम्हारे आदमी ने वापस आकर तुम्हें रिपोर्ट नहीं दी? ओवर। मेरा आदमी अभी तक नहीं लौटा। रकम गिन ली है तुमने? ओवर। वो कोशिश के बावजूद अपने लहजे में दबा हुआ इश्तियाक पोशीदा न रख सका।
रकम की गिनती के बारे में उसके सवाल से जाहिर था कि उसे मेरे जिंदा रहने पर हैरत थी। असूलन तो यही होना चाहिए था कि मैं ब्रीफकेस वसूल करने के बाद रकम गिनने के लिए ब्रीफकेस खोलने की कोशिश करता और मोहलक धमाके का शिकार हो जाता। लेकिन मैं न सिर्फ जिंदा था बल्कि उससे बात भी कर रहा था। मैंने अचानक कलाबाजी खाने का फैसला कर लिया और वसीले लहजे में बोला, अपने बदनीयत आदमी को तलाश करो तफैल खान। मुकर्रा मकाम पर मैं 3 से 4 बजे तक इंतजार करता रहा, लेकिन नीली टोपी कहीं नजर नहीं आ सकी। उसके बरक्स 5 आदमियों ने मुझे वहां घेरने की कोशिश की थी और अब कहीं पड़े अपने जख्मों को चाट रहे होंगे। ये याद रखो कि इस तरह धोखा देकर तुम मुझे अपने रास्ते से ना हटा सकोगे। मैं अब किसी जोक की तरह तुम्हारे और लाइट्स कॉटेज के पीछे लग गया हूँ। ओवर। तुमने मुझे उलझन में डाल दिया है। उसकी आवाज से बौखलाहट हवीदा हो रही थी। वो ऐसा आदमी नहीं था, उसे हर कीमत पर मुकर्रर वक्त पर तुम तक पहुंचना चाहिए था। ओवर। शायद पहुंचा ही हो, लेकिन मैं उसे न पहचान सका क्योंकि उनमें से किसी के सर पर नीली टोपी नहीं थी। हाँ, वो मुसल्ला जरूर थे। मुझसे जरा भी गफलत या अंदाजे की गलती सरजद होती तो वो मुझे मार ही डालते। ओवर। मैं नहीं मान सकता। उसकी हजियानी आवाज सुनाई दी। वो मेरा खास आदमी था, बरसों से मेरे लिए काम कर रहा था। ओवर। ये गलत फहमी है तुम्हारे लिए नहीं। वो उस माकूल मुआवजे के लिए काम कर रहा था जो तुम उसे अदा कर रहे थे। लेकिन 30 लाख नीयत बिगाड़ने के लिए बहुत बड़ी रकम होती है। अगर उन्होंने बराबर का हिस्सा भी रखा हो तो इस वक्त उनमें से हर एक 6 लाख का मालिक बन चुका होगा और तुम बैठे अपना खून सुलगा रहे हो। ओवर। अगर उसने दगा किया है तो वो पाताल में भी न बच सकेगा। उसने अपने इस्तरारी रद्दअमल पर काबू पा लिया था और अब उसकी आवाज पुरसकून हो चुकी थी। उसे तो मैंने रकम की हवा भी न लगने दी थी, बल्कि यह बताया था कि ब्रीफकेस में रद्दी कागजों की गठियां भरी हुई है और यूं ही उसके कुफल का मैकेनिज्म हरकत में लाया जाएगा, पूरा ब्रीफकेस जबरदस्त बारूदी धमाके से फटकर खोलने वाले की चीथड़े उड़ा डालेगा। ऐसी सूरत में वो ब्रीफकेस पर कब्जे का तसव्वुर तक न कर सकता था। ओवर। तो क्या तुमने मुझे रद्दी कागजात में बारूदी जखीरा लपेट कर भेजा था? ओवर। मैंने चुभते हुए लहजे में सवाल किया और वो अपनी दुखती रग पर हाथ पड़ते ही तिलमिला उठा। अजीब कुन ज़हन हो तुम। बता रहा हूं कि उसे महज किसी इम्कानी बेईमानी से रोकने के लिए मैंने उसे रद्दी कागजात और बारूद की कहानी सुनाई थी, वरना उसमें रकम ही मौजूद थी और उसका मतलब हुआ कि तुम्हें पहले से उसकी नीयत पर शुबा था। फिर तुमने ये काम उसे क्यों सौंपा था? ओवर। मेरे साथ वकीलों की तरह जिराम मत करो। उसकी चिड़चिड़ी आवाज सुनाई थी। यहाँ रकम समेत आदमी लापता है और तुम लकीरों को पीट रहे हो। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि अपने किसी आदमी से मैं किस तरह काम ले सकता हूँ। ओवर। जहन्नम में जाए तुम्हारा आदमी, मैंने भी उसीले लहजे में जवाब दिया। वो सब तुम्हारा दर्द सर था, लेकिन कान खोल कर सुन लो कि मुझे इस कहानी पर यकीन नहीं आया है। मेरी दानिश में तुम संगीन वादा खिलाफी का मुर्तकिब हो। तुम्हारे आदमी मुझे मार डालते तो तुम्हारी जान छूट जाती। मैं बच निकला तो तुम मुझे एक कहानी सुनाकर फैला रहे हो। मुझे मुकर्रर वक्त पर रकम नहीं मिली है, लिहाजा अब मेरा जो दिल चाहेगा कर गुजर और अब तुम्हारी जात मेरा पहला निशाना होगी। ओवर। जो चाहो करते रहो। उसने 2 टोक लहजे में कहा। 30 लाख गंवा देने के बाद मैं फौरी तौर पर 30 लाख गंवा देने के बाद मैं फौरी तौर पर दोबारा इतनी बड़ी रकम जमा नहीं कर सकता। जरूरत महसूस हुई तो हम बाद में कोई सौदा कर लेंगे। ओवर। फिलहाल तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम लोगों ने भूखे भेड़ियों की तरह खुद ही एक दूसरे को नोचना शुरू कर दिया है। यह सिलसिला रुकेगा तो कुछ सोचूंगा। ओवर। किस वाकये की तरफ इशारा कर रहे हो? ओवर। उसकी तंजिया आवाज उपरी। आज सुबह एक होटल में तुम्हारा स्टेट मैनेजर हलाक कर दिया गया है और कातिल तुम्हारी ही सफों का आदमी है। ओवर। लाइट्स कॉटेज में शुरू से आज तक कभी कोई स्टेट मैनेजर ही नहीं रहा। तुम न जाने किसकी बात कर रहे हो। ओवर। इस बार उसका लहजा मज़ाक़ाना हो गया था। तुम्हारा हाफ़ज़ा खराब हो गया है तो पुलिस लाइट्स कॉटेज के दूसरे मुलाजमीन से बुला गई। ओवर। रिसीवर पर उसका तल्ख कहका सुनाई दिया। मुशाहिरे फराग दिली के साथ अदा किए जाए तो मुलाजमीन अपनी अक्लों की बजाय अहकामात के मुताबिक सोचते और अमल करते हैं। पुलिस को जरूर भेजो, बेनीरो मराम ही वापस जाएगी। किसी ने ज्यादा सहानत दिखाने की कोशिश की तो अदालत में अजाला हैसियत उर्फी के यादगार मुकदमे का सामना करता नजर आएगा। ओवर। तुम सबके मुंह बंद कर सकते हो, लेकिन स्टेट मैनेजर की माँ तुम्हारे हाथों नहीं बिक सकेगी। मैंने शिकस्त और झल्लाट के आलम में कहा। लाज की शिनाख्त के बाद वो तुम्हारे हाथों से निकल जाएगी। ओवर। तुम्हें जो करना है करके देख लो। इस बार उसका लहजा बिल्कुल ही रूखा था। लाइट्स कॉटेज कोई मोहताज खाना नहीं है जहां मुलाजमीन के माजूर और अजकार रफ्ता लवाकिन की परवरिश की जाती हो। यहाँ सिर्फ और सिर्फ सेहतमंद मुलाजमीन ही रहते हैं। किसी बूढ़ी औरत का वजूद तुम खुर्दबीन से भी साबित नहीं कर सकोगे। ओवर एंड ऑल। बड़ी माँ। मेरे वजूद की गहराइयों में एक कर्मनाक और बेआवाज चीख उभरी और मैंने अपरेटस एक तरफ फेंक दिया। न जाने उन संग दिल भेड़ियों ने तस्वीर के कत्ल के बाद बड़ी माँ का क्या हशर किया था और वो कहाँ थी। उस वक्त ट्रांसमीटर पर राब्ता कायम करके मैं तफैल को उलझन और परेशानी में टालना चाह रहा था, लेकिन गुफ्तगू के आखिरी लम्हात में उस मरदूद ने मुझ पर बालादस्ती हासिल करके मुझे खलिज से दो चार कर दिया था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि बड़ी माँ के बारे में किससे और कैसे मालूमात हासिल करूं। उसी असना में मान मुझे वो फ़ोन नंबर याद आया जो मैंने रमज़ान चाचा से हासिल किया था। उस नंबर पर मैं कई बार तस्वीर से गुफ्तगू कर चुका था और उस वक्त मेरे लिए उस नंबर से रजू करने के सिवा कोई चारा कार नहीं रहा था।
मैं फौरन नीचे आया और पब्लिक बूथ से वो नंबर मिलाने लगा। सिलसिला मिलने पर दूसरी तरफ से वही शनासा निस्वानी आवाज सुनाई दी थी जिस समय पहले मुतारिफ हो चुका था। तस्वीर अली साहब से बात हो सकेगी? मैंने उससे खलीकाना लहजे में सवाल किया। यहाँ तो कोई तस्वीर अली साहब नहीं होते। उस जवाब के साथ ही दूसरी तरफ से रिसीवर क्रैडर पर यहाँ तो कोई तस्वीर अली साहब नहीं होते। इस जवाब के साथ ही दूसरी तरफ से रिसीवर क्रैडल पर टाल दिया गया। मैं गहरी सांस लेकर रह गया। वो लोग मनसूबाबंदी और उसके इतलाक में काबिल रश्क हद तक मुनज़्ज़म थे। मुख्तसर से मुद्दत में हर शख्स को समझा दिया गया था कि उसे क्या कहना और करना है। मैंने दोबारा वही नंबर मिलाया और राब्ता कायम होते बराह रास्त मतलब की बात पर आ गया। मेरा नाम डैनी है और आज सुबह 8 बजे इसी नंबर पर मेरी तुमसे बात हुई थी। उस वक्त तुम तस्वीर अली की सेक्रेटरी थी और तुमने उससे मेरी बात करवाई थी और आज तुम उसके वजूद ही से इनकार कर रही हो। तुम्हें कोई बड़ी गलतफहमी हुई है। ठहरे हुए सपाट लहजे में कहा गया। डैनी और तस्वीर दोनों नाम मेरे लिए अजनबी और महज़क का खेस है। तस्वीर बेजान होती है, फिर ये कैसे जीते जागते इंसान का नाम हो सकता है? तो क्या वो मर चुका है? मैंने तेज लहजे में सवाल किया। जिंदा या मुर्दा का सवाल तो उसी वक्त पैदा होता जब मैं उसे वाकिफ होती। उसकी आवाज़ बदस्तूर पुरएतमाद थी। मैंने उस वक्त तुमसे पहली बार उसका नाम सुना है। और उसकी माँ कहाँ है? देखो मिस्टर डैनी, शायद तुम्हारा ज़हनी तवाज़ुन कुछ बिगड़ा हुआ है। उसने ठहरे हुए मगर तलख लहजे में कहा। जब मैं किसी तस्वीर से नावाकिफ हूँ तो उसकी माँ कहाँ से पैदा हो सकती है? यह लाइट्स कॉटेज है, कोई मोहताज खाना या मजूर घर नहीं जिसके अराकीन खिदमत खल के जज्बे से तुम्हारी बेसरोपा बातों के जवाब देते रहे। बराए करम अब मुझे तंग न करना, फिर मेरी किसी जिम्मेदार आदमी से बात करवा दो। मैंने उजरत के साथ कहा। जिम्मेदार तो मैं भी हूँ, लेकिन ठहरो, मैं बात करवाती हूँ। चाहे तुम तेज़ो तुम लहजे ही को जिम्मेदारी का मुजाहरा समझते हो। उसकी आवाज़ मादूम होगी लेकिन राब्ता बहाल था। शायद वो स्विच बोर्ड पर कुछ कर रही थी। हेलो, क्या मुसीबत है? चंद सानियों बाद रिसीवर पर एक उड़ाती हुई फाड़काने वाली आवाज़ सुनाई दी थी। तुम तस्वीर अली या उसकी माँ के बारे में कुछ बता सकोगे? मैंने अपनी तरफ से मुसालिहाना रवैया इख्तियार करने की कोशिश करते हुए नरमी के साथ सवाल किया। हमें कुछ मालूम नहीं। वही दरिंदगी से भरपूर आवाज़ उभरी। अगर तुमने तीसरी बार फोन करके टीना को तंग किया तो मैं तुम्हें तलाश करके तुम्हारी मौत बन जाऊंगा। बहुत बेहतर, मैंने ठंडे लहजे में कहा। मगर बस इतना जरूर बता दो कि कुत्ते की किस नस्ल से तुम्हारा ताल्लुक है, क्योंकि गुराने में खासी महारत रखती हूँ। चेहरा भी शायद ऐसा ही होगा। मेरे तबसरे ने शायद उसके तन बदन में आग लगा दी, क्योंकि वह गंदी गंदी गालियां बकते हुए इतनी कुव्वत से दहाड़ने लगा था कि मैंने रिसीवर कान से हटाकर सिलसिला मुनक़ता करने में ही आफियत समझी। मैं वापस ऊपर लौट आया और सूटकेस में से स्कॉच की सरबंद बोतल निकाल कर दिल बहलाने में मसरूफ हो गया, क्योंकि उस वक्त मेरे पास करने के लिए कुछ और नहीं रहा था। 7:30 बजे के करीब सुल्तान शाह वापस आया तो मुझ पर हल्का सा खुमार तारी हो चुका था। उसके बुशरे से भी कोई उम्मीद अफजा अलामत जाहिर नहीं हो रही थी। क्या कर रहा है? कुछ थके हुए नजर आ रहे हो, मैंने उससे सवाल किया। मैंने आज पहली बार तुम्हारी आवाज़ पर शराब नोशी का असर महसूस किया। उसने लीटर वाली आधी बोतल का जायजा लेते हुए मुलामत अमेज लहजे में कहा। कोई इतनी बड़ी मुसीबत तो नहीं नाजिल हुई तुम पर। तस्वीर तुम्हारा अपना जरूर था, लेकिन उस रिश्ते पर तुम्हें कभी भी फख्र नहीं रहा। हमेशा वो तुम्हारे और तुम उसके पीछे लगे रहे। फिर अब उसकी मौत पर इस कदर गमगीन क्यों हो? बात उसके कत्ल तक महदूद रहती तो इतना दुख न होता। लार्ज कॉटेज वालों ने बड़ी मांग को भी गायब कर दिया है। उनसे कुछ बात नहीं कि उन्होंने उस बूढ़ी औरत को अपने लिए बोझ समझते हुए सिपा न कर दिया हो। बुरा न मानो तो मुझे कहने दो कि वक्त बड़ा सफाक और संगदिल होता है। उसने उदास लहजे में कहा। तुम तो सदा से बड़ी माँ का एहतराम करते आए हो, लेकिन अपने साथ उन लोगों के मजालिम भूल गए हो। वो सामने बैठा हमदर्दाना नजरों से मुझे नया गिलास तैयार करते देखता रहा। फिर खुद कलामी के अंदाज में बोला। फिल्मों में बहुत देखा है, गोरे नाप कर बहुत थोड़ी मिकदार लेते, मगर तुम तो आधा गिलास भर लेते हो। क्या इतनी तेज तुम्हारा सीना नहीं जलाती? हम दिल जलाने को पीते हैं और वो दिल पहलाने को, मैंने मुस्कुराकर कहा। दीवानगी में हर काम यूं ही बेतोल होता है। नाप तोल कर लेना उन ही फरजानों का काम है। तो बताते क्यों नहीं कि क्या कर आए हो? तस्वीर की लाश का कोई दावेदार अभी तक सामने नहीं आया है, उन्हें झिझकते हुए कहा। उसके मफरूजा हैसियत के पेश नज़र फौरन ही पोस्टमार्टम करवा लिया गया था, लेकिन लावारस लाश अभी तक मुर्दा घर में पड़ी है। आसार कुछ यही है कि कोई सामने नहीं आएगा और वो सरकारी खर्च पर दफना दिया जाएगा। ये किस बुनियाद पर कह रहे हो? अभी तो उसके कत्ल का पूरा दिन भी नहीं गुजरा है। मरने वाले के पास से ऐसी कोई चीज़ बरामद नहीं हुई जिससे उसकी शनाख्त हो सके। होटल का अमला भी बस उसका मुखफ़्फ़ नाम ही बता सका, क्योंकि वो अक्सर वहाँ आता रहता था। सबसे बड़ी बात यह कि पार्किंग लॉट से उसकी गाड़ी गायब थी और वहाँ उसके ड्राइवर की लाश पड़ी हुई थी। वो भी उसी जहर का शिकार हुआ है। कार का नंबर होटल में किसी को भी याद नहीं। उन हालात में तुम उसके सिवा क्या कह सकोगे कि कातिल ने शनाख्त मिटाने की पूरी कोशिश की है। टी ए मलिक के नाम से वरमलूद नीले चेहरे की बिगड़ी हुई तस्वीर देखकर तो तुम भी उसे तस्वीर की हैसियत से शनाख्त नहीं कर सकोगे। तुम्हारा अंदाजा 100% दुरुस्त है। मैंने गिलास से अपने लबों को तर करते हुए थके थके लहजे में कहा।
लाइट्स कॉटेज में अब कोई तस्वीर या उसकी माँ को नहीं जानता। उन्होंने दोनों से लाताल्की इख्तियार कर ली है। फिर मैं उसे तुफैल, टीना और क्रिया आवाज वाले से गुफ्तगू की तफसीलात सुनाने लगा। सब रास्ते बंद हो गए। वो मेरी कहानी सुनकर मायूसाना लहजे में बोला, बाहर जितने महाज थे एक एक करके तबाह हो गए और अब जो लोग निगाहों में हैं वो सब लाइट्स कॉटेज के मजबूत हिसार में महफूज हैं, जहाँ घुसना तो शायद इतना दुश्वार ना हो लेकिन बाहर निकलना नामुमकिनात में से नजर आता है। अचानक कमरे में एक नामानूस सी गैर मुल्की आवाज सुनाई थी और मैं चौंक पड़ा। सुल्तान शाह अपनी जगह से उछल कर खड़ा हो गया और मेरी मसहरी पर पड़े हुए ऑपरेटर्स को घूरने लगा, जिसे तफैल से नाकाम मुज़ाकरात के बाद मैंने ऑफ किए बगैर वहां फेंक दिया था। वो आवाज उसी के स्पीकर से ऊपर रही थी। सुल्तान शाह ने झपट कर ऑपरेटर्स का रिसीवर वॉल्यूम बढ़ा दिया और आवाज वाज़ेह हो गई। इब्तिदा में वो आवाज नामानूस महसूस हुई थी, लेकिन फिर मुझे अंदाजा हो गया कि वो वही गैर मुल्की था जिसकी आवाज हम ट्रांसमीटर पर पहले भी सुन चुके थे। वो उस वक्त भी वही पुराना पैगाम तुरा रहा था जो शायद कोई शनाख्ती कोड था। टेबल टॉक, 3 o'clock, डेडली रॉक, शुगर क्वीन, ओवर। वो मशीनी आवाज वक्फों के साथ मुसलसल वही पैगाम दुहराई जा रही थी। 4-5 मरतबा काल दुहराने के बाद भी दूसरी तरफ सन्नाटा छाया रहा और मेरे जहन में यके बाद दीगरे उबाल से आते रहे, मेरी आवाज कैसी है। अचानक मैंने बदली आवाज में सुल्तान शाह से सवाल किया और वो यूं भड़का जैसे कमरे में अचानक कोई जिन घुस आया हो। उससे पहले उसकी पूरी तवज्जो ऑपरेटर्स पर मरकूज थी। मुझे नजरअंदाज करके उसने मुतवहिश नजरों से पूरे कमरे का जायजा लिया, फिर चढ़ते हुए सांसों के दरमियान बोला, ये निस्वानी आवाज कहाँ से आई थी? तुमने भी तो सुनी थी ना। मेरे लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। ऑपरेटर्स पर कॉल एक बार फिर नशर हो रही थी। मैंने उसे नजरअंदाज करते हुए उसी बदली हुई आवाज में कहा, तुमने जवाब नहीं दिया मेरी बात का। उसने दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। ओ खुदा, तो ये तुम्हें मजाक सूझ रहा है? मेरी तो जान ही निकल गई कि बंद कमरे में औरत कहाँ से घुस आई है। मजाक नहीं, मैं उससे उसी आवाज में बात करने का इरादा रखता हूँ। मैंने बदस्तूर निस्वानी आवाज में कहा, शायद शुगर कोइन का ऑपरेटर्स ऑफ है या वो गैर हाजिर है। मैं उस मौका से फायदा उठाना चाहता हूँ। मर्दाना आवाज में बोलूंगा तो कोई भी शुबहात का शिकार हो सकता है। जरूर कोशिश करो। वो बेसाख्ता मुस्कुराते हुए बोला, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी उम्दा आवाज बदल सकते हो। मैंने मसहरी पर से ऑपरेटर्स उठा लिया। उस बार खासे तवील सन्नाटे के बाद कॉल दोहराई गई थी। दूसरी तरफ से लाइन ओवर होते ही मैंने ट्रांसमिटिंग बटन दबाकर निस्वानी आवाज और गैर मुल्की लबोलहजे में अंग्रेजी बोलना शुरू कर दी। शुगर क्वीन बाहर मसरूफ है, उसकी हदायत है कि पैगाम मुझे नोट करवाया जाए। ओवर। सुल्तान शाह किसी अहमक की तरह मुंह फाड़े पटी पटी आंखों से मुझे देख रहा था। क्या तुम कोड वर्ड्स में बात नहीं कर सकती? ओवर। मर्दाना आवाज ने उसीले लहजे में सवाल किया। ये सवाल मेरी बजाय तुम्हें मादाम से करना चाहिए कि मुझे कोड क्यों नहीं सिखाया गया। ओवर। मैंने बरहमी का इजहार करते हुए कहा, ओह नो बेबी, नाराज होने की जरूरत नहीं। मेरा तुरुश लहजा सुनकर मर्द का गुस्सा फौरन काफूर हो गया। पैगाम बहुत अहम है, मैं खुले अल्फाज में नहीं दुहरा सकता। शुगर क्वीन जब भी लौटे उससे मेरी बात करवा देना। ओवर। जरूर करवा दूंगी, लेकिन तुम्हारी कोई शनाख्त भी होगी। ओवर। मैंने चुपते हुए लहजे में कहा, मेरा कोड ओल्ड डार्लिंग है। ओवर। जल्दी से कहा क्या? और अगर मादाम रात भर वापस ना आए? ओवर। मैंने सुल्तान शाह को आंख से इशारा करते हुए सवाल किया। ओह, ये बहुत जरूरी है, बहुत अहम है। उसकी मुस्तरबाना आवाज उभरी, क्या तुम्हें इल्म है कि वो इस वक्त कहाँ मिल सकेगी? ओवर। मालूम है लेकिन बता नहीं सकती। ओवर। सुल्तान शाह सपाट चेहरे के साथ अहमकाना अंदाज में मुंह फाड़े खड़ा था। फिर काम बन गया। माय बेबी, उसे कहो कि फौरन मुझे फोन कर ले। ओवर। नंबर? ओवर। उसने एक फोन नंबर दोहरा दिया जो मेरे इशारे पर सुल्तान शाह ने फुर्ती के साथ नोट कर लिया। मैं नंबर उसे सुनाने के बाद ओवर एंड ऑल कहकर सिलसिला मुनक़ते कर दिया, लेकिन ऑपरेटर्स बदस्तूर आन रहने दिया। क्या बात हुई? गुफ्तगू का सिलसिला मुनक़ता होते ही सुल्तान शाह ने सवाल जड़ दिया, क्योंकि शिकस्ता फिक्रों से आगे उसकी अंग्रेजी जवाब दे जाती थी। तुम्हें डार्लिंग क्यों कह रहा था? मैं अपना गला सहलाते सहलाते बेख्तियार हंस पड़ा और मुझे डार्लिंग नहीं कह रहा बल्कि अपना कोड बता रहा था। यह कहकर मैंने इख्तिसार के साथ उसे पूरी गुफ्तगू के खुलासे से आगाह कर दिया। हैरत है कि इस दौरान में किसी ने भी दखल अंदाजी नहीं की। ये तो हो नहीं सकता कि इस वक्त हमारे अलावा बाकी सारे ही ऑपरेटर्स ऑफ रहे हों। मेरे खामोश होने पर उसने राय जनी करते हुए कहा, मुझे भी हर आन धड़का लगा हुआ था कि किसी और ने नहीं तो कम अज कम तुफैल ने जरूर सारी गुफ्तगू सुनी होगी, लेकिन दखल अंदाज होने की हिम्मत न कर सका। शायद उसके लिए शुगर क्वीन और ओल्ड डार्लिंग का मनसब खासा बुलंद है। अब उससे पहले कि हमारी उस दखल अंदाजी का भांडा फूटे, हमें फोन नंबर से ओल्ड डार्लिंग के ठिकाने का पता लगाना है, वरना वो भी हाथ से निकल जाएगा। तुम जाओ, मैं यहीं बैठा हूँ। उसने कहा, तुम्हें जाना होगा। मैंने संजीदगी के साथ कहा। इस दौरान में फिर गुफ्तगू शुरू हो गई तो तुम कुछ न कर सकोगे। वो हंसता हुआ कमरे से चला गया। उसकी तालीम बस उसी हद तक थी कि अंग्रेजी अच्छी तरह पढ़ लेता था, साफ लहजे में बोले गए आम फहम अल्फाज का मतलब समझ लेता था, लेकिन फिक्रों और खसूसन रवानी में बोले गए फिक्रों से मफहूम अखज करना उसके बस से बाहर था। अंग्रेजी फिल्में भी महज अपने वसी तजुर्बे की बुनियाद पर एक्शन और अदाकारों के असरात की बिना पर समझ लेता था। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो खासा मसरूर था।
रुक्के पर लिखा हुआ पता गुलबर्ग के इलाके की निशानदेही कर रहा था। अब एक मसला परेशान कुन होगा। मैंने कहा, इस पते पर पहुंचने तक मैं ऑपरेटर्स ऑन रखना चाहता हूँ ताकि इस पर होने वाली हर गुफ्तगू से बाखबर रह सकूं। अगर ये गुफ्तगू टैक्सी ही में शुरू हो गई तो ड्राइवर हमारी तरफ से भड़क जाएगा। मुझे इस दुश्वारी का अंदाजा था। वो एक कार की चाबी जेब से निकालकर चुटकी में दबाते हुए बोला, नीचे कार किराए पर देने वालों का एक कुल वक्ती काउंटर मौजूद है। मैंने 2 दिन के लिए गाड़ी किराए पर ले ली है जो बाहर मौजूद है। मैं अपने गिलास में रहा सयाल मैदे में अंडेल कर उसके साथ रवाना हो गया। कब्र से निकलने से पहले मैंने ऑपरेटर्स का वॉल्यूम बहुत कम कर दिया था और उसे जेब में डाल लिया था। एक सफेद कार भी थी मगर मैंने सुरमई को तरजीह दी है। सुल्तान शाह ने मेरे लिए दरवाजा खोलते हुए कहा, अंधेरे में दूर से नजर भी ना सकेगी बशर्ते के हेडलैम्प्स रोशन ना हो। मैंने हंसते हुए कहा और हम दोनों ने अपनी नशिस्तें संभाल ली। तुम्हारे सांसों से शराब की तेज बू आ रही है। सुल्तान शाह ने इंजन स्टार्ट करके कार सड़क की राह पर डालते हुए कहा, रास्ते में किसी ने रोक लिया तो दुश्वारी में पड़ सकते हैं। कहीं से एक खुशबू वाला पान ले लेना। क्या आप इस गैर मुल्की को भी छापने का इरादा है? कुछ देर के बाद उसने सवाल किया, यह हमाकत का मुतरादिफ होगा। यह पहला गैर मुल्की नजरों में आया। इसके सारे हम यकीनन वीरा लॉयड या किसी और अहम शख्सियत तक पहुंचने में कामयाब हो सकेंगे। उससे ज्यादा सब्र आजमा काम रोए जमीन पर मुहाल है। चुपे बैठे रहो और बस इंतजार करते रहो। क्या यह बेहतर ना होगा कि उसी की रगड़ाई करके सब कुछ उगलवा लिया जाए? बेसूद होगा। उससे ताल्लुक रखने वालों को जूं ही उसकी रगड़ाई का इल्म होगा सब अपने ठिकाने छोड़कर रपोश हो जाएंगे और हम खला में हाथ पैर मारते रह जाएंगे। मेरी बात लिख कर रख लो कि शुगर को इनसे राब्ता कायम होने के बाद तुम्हारे ओल्ड डार्लिंग को जो ही हकीकत का इल्म होगा वो भी किसी खारिज़दा चूहे की तरह अपने गुलबर्ग के ठिकाने से निकल भागेगा। कार चूंकि अब अपनी ही थी लिहाजा मैंने ऑपरेटर्स का वॉल्यूम बढ़ा दिया। माल रोड से किनाल बैंक रोड पर मुड़ने के बाद जब हम गुलबर्ग रोड के मकाम इत्तिसाल पर पहुंचे तो अचानक ही ऑपरेटर्स पर वही मर्दाना आवाज सुनाई देने लगी। उस बार भी वो शुगर को इनसे राब्ता कायम करने के लिए बेचैन था। मेरे इमा पर सुल्तान शाह ने कार बाएं तरफ गुलबर्ग रोड पर घुमाकर तेज रफ्तार कर दी। फिर हम खयाबान इकबाल पर मुड़ गए जहां आगे चलकर गुलबर्ग मेन मार्केट के बारोनिक इलाके में किसी से सही रहनुमाई हासिल की जा सकती थी। उसने जगह बाद दीगरे 3 बार शुगर कोइन के लिए पैगाम नशर किया लेकिन दूसरी जानिब सन्नाटा छा रहा। आकर उसके हाथ से सब्र का दामन जाता रहा और वो किसी से भी बात करने पर तुल गया। इट इज ओल्ड डार्लिंग ऑन द लाइन। जो भी मेरी आवाज सुन रहा हो जवाब दे, ये बहुत अहम है। ओवर। इस बार वो कोड वर्ड्स के बजाय अंग्रेजी में बोला था और ये नुक्ता मेरे लिए ख्याल अंगेज था। उसका मतलब था कि तंजीम शुगर कोइन और ओल्ड डार्लिंग के अलावा दूसरे लोग कोड वर्ड्स के निजाम से नाबलद थे। एसओ फ्रॉम लाइट्स कॉटेज रिसीविंग सर। ओवर। दूसरी समझ से तफैल की मौदबाना आवाज सुनकर मेरा दिल खुश हो गया। शुगर कोइन कहाँ लापता है और वो दूसरी लड़की भी न जाने कहाँ जा मरी है। वो कहाँ मिल सकेगी? ओवर। उससे आपकी तमाम गुफ्तगू मैंने सुनी थी सर। मेरे लिए वो नई आवाज थी। हो सकता है कि मादाम ने उसे हाल ही में रखा हो। मैं उसके ठिकाने से इल्म हूँ। ओवर। तफैल की आवाज पर यतीमी सितारी होगी। वो जानती है कि शुगर कोइन कहाँ है लेकिन बताने पर आमादा नहीं थी। तुम फौरन मेरे पास चले आओ। ओवर। पता बता दे, मैं भी पहुंचता हूँ सर। ओवर। तुफैल ने कहा। तुफैल ने यह सवाल करके मेरा दिल बाग बाग कर दिया। ओल्ड डार्लिंग ने अपना पता बताकर गुफ्तगू खत्म कर दी। खुदा बड़ा मेहरबान है। ऑपरेटर्स के खामोश होने पर सुल्तान शाह दरवेशाना अंदाज में बुड़बड़ाया, सिर्फ इसीलिए कि तुम्हारे हासिल किए हुए पते की तस्दीक होगी। मैंने उसे छेड़ा। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे उस वक्त मेरे जहन पर से एक बड़ा बोझ हट गया हो, बल्कि इसलिए कि अल्लाह ने दोनों के लिए काम पैदा कर दिया। तुम गोरे की निगरानी करना, मैं तुफैल को उस तक पहुंचने से पहले उठा लूंगा। बड़ी हसरत है मुझे उसके दीदार की। मेरे नज़दीक उस वक्त तुफैल का आगाज सबसे अहम है, लेकिन मसला यह है कि तुम उसे कहाँ रखोगे। मैंने तशवीशज़दा लहजे में सवाल किया। वो आसानी से मानने वालों में नहीं है। तुम्हारी कमजोरी भापते ही फायदा उठाने की कोशिश करेगा। तुम मेरे उन दोस्तों को भूल रहे हो जिन्होंने मुझे असलहा और चोरी की एक कार पिछले चक्कर में फराम की थी। एक तो क्या 10 तफैल भी उनकी तहवील से नहीं भाग सकेंगे। जगह का मसला तुम्हारे लिए हो सकता था, इसलिए मैंने ये काम अपने सर लिया है। मेन मार्केट से दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि हमारा मतलूबा मकान उसी इलाके में कदरे अंदर वाक़ था। बताए हुए रास्तों को इख्तियार करते हुए जरा ही देर में हम दरख्तों के साए में घिरे जदीद तर्ज के उस मकान के सामने पहुंच गए जहाँ प्लास्टिक की एक रोशन दीवार गिर प्लेट पर जॉर्ज सालोमन के नाम के नीचे मतलूबा नंबर लिखा हुआ था। गनीमत यह था कि वो इलाका आमदोरफ्त के एतबार से सुनसान नजर आ रहा था। मकान भी वसी अहातों में एक दूसरे से इतने फासले पर तामीर किए गए थे कि हर मकान अपनी जगह सरापा खलवत था। उस गली का एक चक्कर काटने के बाद हमने मुतफिका तौर पर यह तयन कर लिया कि तुफैल जॉर्ज सालोमन के मकान तक पहुंचने के लिए वही रास्ता इख्तियार करेगा जो हमने अपनाया था। खयाबान इकबाल से हमारे अंदाजे की गलती की बस यही एक सूरत हो सकती थी कि तुफैल गलियों में भटकता हुआ उधर आ निकले। मैं उसी गले में कार से उतर गया और सुल्तान शाह सुरमई करोला उसी समत में ले गया जिधर से तुफैल के आने का इम्कान था। मान मुझे अपनी हमाकत का एहसास हुआ और मैंने कार के पीछे तकरीबन दौड़ लगा दी। सुल्तान शाह ने गाड़ी नुक्कड़ से घूमने के बाद रोक ली।
मुझे अपनी तरफ आते देखकर वो कुछ परेशान सा हो गया। गाड़ी तुम लिए जा रहे हो, अगर वो निकल ही खड़ा हुआ तो मैं उसका पीछा कैसे कर सकूंगा? मैंने करीब पहुंचकर सवाल किया। मुझे ख्याल आया था, लेकिन मजबूरी के तहत खामोश रहा। मैं भी तो उसे कंधों पर लाद कर नहीं ले जा सकता। वो शर्मिंदा नजर आने लगा। वो भी पैदल तो नहीं आएगा। उसे गाड़ी से उतरने की मोहलत ही न देना। वही कार तुम्हारे काम आएगी, ये मेरे पास रह जाएगी। बाजुकात सामने की बात भी समझ में नहीं आती। ड्राइविंग सीट से उतरते हुए खिफत अमेज हंसी के साथ सुल्तान शाह बोला, तो बस तुम जाओ, कहीं वो निकल न जाए। वो पहली थी और ये दूसरी सामने की बात है। मैं बिला वजह हंस पड़ा। अब क्या हो गया? उसने हैरानगी के आलम में सवाल किया। तुफैल से निपटने के बाद ही मेरा काम शुरू होगा। उसकी और तुफैल की गुफ्तगू हमने खुद सुनी है। वो घर ही में रहकर तुफैल का इंतजार करेगा, उससे पहले कहीं नहीं जाएगा। हाँ, ये ध्यान रखना कि तुफैल के साथ भी ट्रांसमीटर होगा। उसे सही साले में हासिल करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। समझ में नहीं आता कि इस कदर कुंत ज़ेन होने के बावजूद मैं अब तक कैसे बचा हुआ। वो जलाए हुए अंदाज में सर झटक कर बुड़बड़ाया। इस तरह तो हम दोनों ही हम असर और हम पाया है। फर्क है मुझ में और तुम में। तुम अपनी गलतियों की इस्लाह भी खुद ही कर लेती हो। मुझे जब तक बताया न जाए या तजुर्बा न हो जाए, गलती का एहसास ही नहीं होता। तुम्हारी जगह मैं होता तो तुम्हारे पीछे दौड़ लगाने के बजाय किसी कोने खुदरे में घुसकर बाकायदा निगरानी का आगाज कर चुका होता, जो तुफैल के आने से पहले बिल्कुल बेसूद होती। अगर तुफैल को तुम उठा ले गए तो वो इंतजार से उकता कर दोबारा ट्रांसमीटर ले बैठेगा। मैं सोच रहा हूँ कि उसकी नौबत ही ना आने दूं। मेरा अंदाजा है कि वो दोनों ही एक दूसरे के लिए अजनबी है। मेरा भी यही ख्याल है, उसने तायद की। लेकिन तुफैल को यह अंदाजा जरूर है कि ओल्ड डार्लिंग उससे बरतर है। क्यों ना मैं तुफैल बनकर उससे जा टकराऊं? मैंने उसकी तरफ देखते हुए पुरख्याल लहजे में कहा। वो उछल पड़ा। बड़ा अनोखा ख्याल है, एक तीर में दो शिकार हो जाएंगे। मैंने उसकी खुशी पर पानी फेरना मुनासिब न समझा। अगर मैं तुफैल बनकर ओल्ड डार्लिंग से मिल लेता तो मेरा वो मंसूबा अधूरा रह जाता जो उसको चारा बनाकर मजीद मालूमात हासिल करने के बारे में था। लेकिन इस सिलसिले में मेरे जहन में एक काबिल अमल तजवीज़ पहले से मौजूद थी, लिहाजा मैं खामोशी रहा। सुल्तान शाह ने किसी बुरी घड़ी के लिए अपना पिस्तौल भी मेरे हवाले कर दिया। उसकी दानिश में उसे किसी हथियार की जरूरत नहीं थी, और फिर तुफैल से भी कुछ असलहा बरामद होने के कभी इम्कानात थे।